नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे के आज के अंक में। देखते हैं आज की पहली खबर की तरफ। विल एस्टैब्लिश तेलुगु वार्सिटी नेम्ड आफ्टर पोट्टी श्रीरामुलु नायडू। ये द हिंदू के 5वें पेज पर छपी है। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 से संबंधित है और हिस्ट्री से जुड़ी हुई न्यूज है। पोट्टी श्रीरामुलु का जीवन और योगदान। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 16 मार्च 1901 को मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान की बात करें तो व्यक्तिगत त्रासदियों के बाद गांधी जी के साबरमती आश्रम से जुड़े नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने समाज कल्याण के लिए कई कार्य किए। 1946 में दलितों के लिए काम करने के लिए नेल्लौर लौटे। दलित समुदाय की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए संघर्ष किया। दलितों के लिए मंदिर प्रवेश के लिए अनिश्चितकालीन उपवास किया। इन्होंने अलग आंध्र राज्य की वकालत भी की। गांधी जी की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य का गठन का प्रस्ताव रखा। अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को उपवास शुरू किया। 58 दिनों के उपवास के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को अलग आंध्र राज्य बनाने के निर्णय की घोषणा की। अब चलते हैं आज की अगले खबर की तरफ। मोर कार्कसेस ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स कंटिन्यू टू वॉश अशोर इन वाइजैग। ये द हिंदू के 5वें पेज पर छपी है। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है और स्पीशीज इन न्यूज का भाग है। ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बात करें तो इनका नाम इनके दिल के आकार के शैल के जैतूनी हरे रंग के कारण रखा गया है। ये दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुओं में से एक हैं। ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कछुए अपने विशेष सामूहिक अंडे देने की प्रक्रिया, जिसे अरीबाडा कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। अरीबाडा की प्रक्रिया में हजारों मादा कछुए एक ही समुद्र तट पर अंडे देने के लिए इकट्ठा होती हैं। उड़ीसा ऑलिव रिडली कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक अंडा देने वाला स्थल है। इनके संरक्षण स्थिति की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। IUCN रेड लिस्ट की तरफ देखें तो ये वल्नरेबल हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर इन्हें कवर किया जाता है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन। ये द हिंदू के 8वें पेज पर छपी हुई खबर है। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है और एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है। बाकू में COP29 ने अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार स्थापित करने का समर्थन किया था। कार्बन बाजारों का मतलब कार्बन उत्सर्जन का अधिकार खरीदने और बेचने से है, जो कार्बन क्रेडिट्स के जरिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि कार्बन बाजार कैसे काम करते हैं। सरकारें कार्बन उत्सर्जन पर सीमा लगाती हैं और कार्बन क्रेडिट्स जारी करती हैं। बाजार के मानक जैसे डिमांड और सप्लाई कार्बन क्रेडिट्स की कीमत तय करते हैं। इसमें कार्बन ऑफसेट्स का व्यापार भी शामिल है, जैसे कंपनियां उन एनजीओ से ऑफसेट्स खरीदती हैं जो पेड़ लगाती हैं। अगर कार्बन बाजारों के लाभ की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कंपनियों पर लागत लगाता है। उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्रों को समेकित करता है। कार्बन बाजारों से जुड़ी चुनौतियां और आलोचनाओं के बारे में देखें। सरकारें क्रेडिट्स की आपूर्ति बढ़ा सकती हैं, जिससे उत्सर्जन नियंत्रण कमजोर हो सकता है। कुछ कंपनियां कार्बन उत्सर्जन रोकने के बजाय सिर्फ दिखावे के लिए ऑफसेट्स खरीदती हैं। सरकार के लिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण होता है कि कितने क्रेडिट्स जारी किए जाएं। चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। सेंटर लॉन्चेस जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज। ये द हिंदू के 12वें पेज पर छपी है। इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। जलवाहक योजना को केंद्र सरकार द्वारा लंबी दूरी के माल ढुलाई को आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा से संबंधित है, जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र से संबंधित है और जलमार्ग 16 जो बराक नदी से संबंधित है। इन जलमार्गों पर माल ढुलाई को प्रोत्साहन देना, जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देकर रेल और सड़कों पर भीड़ को कम करना भी इसका उद्देश्य है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की तरफ देखें तो कोलकाता से नियमित और निर्धारित माल वहन सेवा शुरू की गई, जिससे समय पर माल का परिवहन सुनिश्चित हो सके। माल ढुलाई के कुल संचालन खर्च का 35% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। न्यू ईस्टर्न रूट कट्स डाउन शिपिंग टाइम कॉस्ट प्रॉमिसेस टू बूस्ट इंडिया रशिया ट्रेड। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 10वें पेज पर छपी है। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबर है। 2024 में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, या जिसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इस कॉरिडोर ने व्यापार को बढ़ावा दिया है, खासकर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में। अगर कॉरिडोर के लाभ की तरफ देखें तो शिपिंग समय में कमी आई है। पारंपरिक मार्ग से 40 दिनों से ज्यादा के मुकाबले यह समय घटकर 24 दिन का हो गया है। इससे लागत में बचत भी होती है। छोटे मार्ग के कारण परिवहन लागत कम हो गई है। अगर व्यापार विवरण की बात करें तो भारत में प्रमुख आयात जो है वो कच्चा तेल, प्रोजेक्ट से जुड़ी वस्तुएं, कोयला, कोक, वनस्पति तेल और उर्वरक हैं। रूस को प्रमुख के भारत निर्यात जो हैं
वो प्रोसेस्ड खनिज लोहा और इस्पात, चाय, समुद्री उत्पाद और कॉफी है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। डज पॉश एक्ट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज? हियर्स व्हाट टू नो। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 14वें पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। 9 दिसंबर 2024 को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई हुई, जिसमें राजनीतिक दलों पर पॉश अधिनियम को लागू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करें और राजनीतिक दलों के लिए यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु एक आंतरिक तंत्र बनाने की मांग करें। पॉश अधिनियम की आवश्यकताओं को अगर हम देखें तो यह अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के कार्यस्थलों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने का आदेश देता है। कार्यस्थल की परिभाषा इस अधिनियम के तहत व्यापक है, जिसमें नौकरी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों को शामिल किया गया है। राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी ओर अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों में पारंपरिक कार्यस्थल की संरचना और नियोक्ता कर्मचारी संबंधों का अभाव होता है। केरल उच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दिया था कि राजनीतिक दलों को आईसीसी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पॉश अधिनियम के तहत कार्यस्थल की परिभाषा में फिट नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट राजनीतिक दलों के पंजीकरण और संचालन को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के तहत दलों को अपने पदाधिकारियों, स्थानीय इकाइयों और सदस्यों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। लॉक्ड इन कोर्ट बैटल, हियर इज व्हाई सांगानेर ओपन जेल नियर जयपुर इज यूनिक। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 14वें पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। अदालत आयुक्त को सांगानेर ओपन जेल का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान सरकार के इस जेल की जमीन के एक हिस्से पर अस्पताल बनाने की योजना को लेकर विवाद था। ओपन जेल क्या होती है? ये ऐसी जेलें होती हैं जो पात्र कैदियों को पुनर्वास में मदद के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। राज्य सरकारें अपराध की प्रकृति, कैदी के व्यवहार और सजा की अवधि के आधार पर पात्रता के अपने अपने मानदंड तय करती हैं। सांगानेर ओपन जेल भारत की सबसे बड़ी और अनूठी ओपन जेलों में से एक है, जो 1963 से संचालित हो रही है। जयपुर के पास स्थित इस जेल में 422 कैदी रहते हैं, जो अपने परिवारों के साथ रहकर स्थानीय समुदाय में काम करते हैं। इसमें स्व प्रशासन का प्रावधान है, जिसे बंदी पंचायतों के माध्यम से चलाया जाता है। यहाँ स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये पीआईबी से ली गई है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। आरबीआई इंक्रीजेस कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख। आरबीआई ने बगैर गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति किसान कर दी है। इसका उद्देश्य है बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई का समाधान करना और किसानों को गारंटी दिए बिना वित्तीय सहायता बढ़ाना। इसका कार्यान्वयन यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। बैंकों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि ऋण के लिए गारंटी और मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना को तेजी से लागू करने और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसके प्रभावों की तरफ अगर देखें तो छोटे और सीमांत किसानों, जो कृषि क्षेत्र के 86% से अधिक का हिस्सा हैं, उन तक ऋण की पहुंच आसान हो जाएगी। उधारी की लागत कम होगी और कृषि कार्यों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के उपयोग में वृद्धि की संभावना भी है। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है, मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई खबर है। ब्रिटेन बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन सीपीटीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या सीपीटीपीपी में शामिल होकर ब्रिटेन इसका 12वां सदस्य और समूह से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस समूह में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। ब्रिटेन 2016 से ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से अलग होकर नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रयास में उसने सीपीटीपीपी के सदस्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2018 में स्थापित यह समूह क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को संतुलित करने का काम करता है। इससे ब्रिटिश कंपनियों को 50 करोड़ से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच मिलेगी, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 15% से अधिक योगदान देता है। तो ये थे आज के हेडलाइंस ऑफ द डे। बने रहे नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ ऐसी ही खबरों के लिए। धन्यवाद।